Hello everyone, welcome to your YouTube channel The Physics Wave and my name is हेमंत कुमार। चलिए आज हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ और न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, तो हमने न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ने क्या कहा था? फर्स्ट लॉ ने बोला था कि जो नेट फोर्स है वो क्या जीरो है। यदि नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या होगा बॉडी के अंदर? जीरो होगा, और जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी विद कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। अगर उसके ऊपर हम कोई फोर्स अप्लाई ना करें तो। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो क्या रहेगी? रेस्ट में ही रहेगी, यानी फिर भी उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा? जीरो, क्योंकि वेलोसिटी क्या रहेगी? जीरो, तो एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा? जीरो। और जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, यानी नेट फोर्स जीरो रखें। ये अपना फर्स्ट लॉ बोलते हैं। ठीक है, और सेकंड लॉ ने क्या बोला था कि जो फोर्स नेट फोर्स अप्लाई करेंगे हम, वो किसके इक्वल होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को बढ़ाना है तो हमें फोर्स को भी क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हमें डिक्रीज करना है तो फोर्स को भी हमें क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, ये अपना फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ। अब बात करते हैं हम न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में। न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, ये इसको थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो न्यूटन ने दिए थे तो न्यूटन थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब ये क्या बोलता है? सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या होगी इसकी स्टेटमेंट? देखो, ये हमने अपने डेली लाइफ में देखा होगा कि जैसे ही हमने बॉल को लिया और बॉल पे उसको फेंक दिया, दीवार के ऊपर उसको फेंका, तो वो बॉल क्या होगी? रिबाउंड होगी। यानी बॉल ने दीवार के ऊपर क्या लगाया? फोर्स लगाया। तो दीवार ने भी बॉल के ऊपर क्या लगाया? एक फोर्स लगाया। समझ रहे हो? बॉल ने दीवार के ऊपर क्या किया? एक्शन किया। तो बॉल ने यानी दीवार ने भी बॉल के ऊपर क्या किया? एक रिएक्शन फोर्स किया। और जितने फोर्स बॉल ने दीवार पे लगाया उतना ही फोर्स दीवार ने बॉल पर लगाया। इसको बोलते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ बोलते हैं। यानी क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट, as there is a equal and opposite reaction। ठीक है, जहां पे एक्शन होगा वहां पे इक्वल और अपोजिट क्या होगा? रिएक्शन होगा। ये अपने को क्या बताता है? न्यूटन का थर्ड लॉ। और इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्स, या एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोल देते हैं। एक्शन रिएक्शन लॉ, एक्शन रिएक्शन पेयर। इस यहां से कि एक्शन होगा तो वहां पे क्या होगा? रिएक्शन होगा। ठीक, अपने को कौन बताता है? न्यूटन का थर्ड लॉ। फॉर एग्जांपल कि अगर फोर्स एफ ए बी, मतलब फोर्स ए ने लगाया किसके ऊपर? बी के ऊपर। फोर्स ए ने लगाया बी के ऊपर, इसको बोलेंगे फोर्स ऑन बी। ड्यू टू ए, यानी फोर्स बी के ऊपर लगाया, ए ने लगाया, यानी क्या किया? एक्शन। और फोर्स बी ए भी क्या करेगा फिर? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, रिएक्शन। अगर फोर्स ए बी के ऊपर फोर्स लगाएगा तो बी भी क्या करेगा?
ए के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं, मैंने बॉल को इधर इस डायरेक्शन में दिया, ठीक है, डायरेक्शन में फेंका मैंने बॉल को, तो फोर्स इधर लगाया, बॉल ने दीवार के ऊपर इधर लगाया अंदर की साइड, तो दीवार ने उसको फोर्स कहाँ लगाया, बाहर की साइड लगाया ना, ये अंदर की साइड फोर्स लगा रही है, वो बाहर की साइड लगा रहा है, मतलब फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। और ऑपोजिट का मतलब हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, माइनस। हमने बताया था कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, और मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव, तो नेगेटिव का क्या मतलब हुआ, डायरेक्शन, कि फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स बी के ऊपर लगाया ए ने, वो इक्वल होगा माइनस फोर्स ऑफ बी ए, यानी दीवार पे लगाया, बॉल ने दीवार पे फोर्स लगाया, तो बॉल ने भी दीवार के ऊपर एक रिएक्शन किया अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा अपने पास, न्यूटन का थर्ड लॉ है। ठीक है, फाइन। इसके एग्जांपल क्या हो गए, अगर एग्जांपल लिखते तो हम अभी एक्सप्लेन करेंगे इनके एग्जांपल सारे। रिकॉइल ऑफ गन, इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नंबर 2 क्या हो गया, स्विमिंग बाय पर्सन। ठीक है, नंबर 3 क्या हो गया अपने पास, फ्लाइट ऑफ रॉकेट। ठीक है, और हमने आपको बताया था रिबाउंड ऑफ, ऐसे बहुत एग्जांपल, वॉकिंग बाय ए मैन, और रिवॉल्विंग सॉरी ऑफ ए बोट वगैरह। ठीक है, पहले हम ये वाली को स्टडी करते हैं, ये हो गया अपने पास। अब हम बात करते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। देखिए अपने पास एक मिनट इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, इसको रब कर दे। रिकॉइलिंग ऑफ गन क्या है, अपने पास एक गन है, ठीक है, गन को जैसे मैंने इसको शूट किया, इसमें से बुलेट निकली ना, इस टाइप की, तो गन ने बुलेट के ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया, गन ने बुलेट के ऊपर एक फोर्स लगाया ताकि बुलेट कहाँ जाए, आगे की तरफ जाए। तो थर्ड लोग क्या बोलते हैं कि बुलेट भी क्या लगाएगी, एक गन के ऊपर फोर्स लगाएगी अपोजिट, न्यूटन का थर्ड लॉ। ये किसका एग्जांपल हो गया, रिकॉइल ऑफ गन। जिस वेलोसिटी से गन बुलेट इधर गई, उसी वेलोसिटी से गन भी पीछे आएगी। हमने देखा होगा मूवीज वगैरह के अंदर, रियल टाइम में किसने गन चलाई होगी, मूवीज के अंदर जब हम गन चलाते हैं तो वो पीछे की तरफ होता है ना, गन से शूट किया हमने तो ऐसे पीछे की तरफ एक झटका लगता है अपने को, तो वो किसकी वजह से होता है, इसको बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। ठीक है, नंबर 2 स्विमिंग बाय पर्सन। अब जैसे ही अपने पास वाटर है, ठीक है, ये वाटर के अंदर ये पर्सन है, ठीक है, अब क्या कर रहा है, ये पानी को पीछे की तरफ कर रहा है ना, स्विमिंग करते हैं तो ये पानी, ये क्या लगा रहा है, पीछे फोर्स लगा रहा है ऐसे, जब पीछे फोर्स लगा रहा है तो वाटर ने किसकी तरफ फोर्स लगाया, इसको आगे की तरफ फोर्स लगाया, वाटर ने आगे फोर्स लगाया, और हम स्विमिंग करते हैं, आगे जाते हैं। ठीक है, नंबर 3 फ्लाइट ऑफ ए रॉकेट। अपने पास एक रॉकेट है, ठीक है, अपने पास रॉकेट है। अब देखो रॉकेट, अब जैसे हमने रॉकेट को ऑन करते हैं, नीचे से निकलते हैं फायर, कहाँ लगाते हैं फोर्स को, नीचे की तरफ, है ना, तो नीचे से भी क्या लगेगा, एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, रॉकेट का मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, जितना फोर्स नीचे लगाएंगे उतने फोर्स ऊपर लगेगा। थर्ड रिबाउंड ऑफ बॉल, हमने आपको बताया है कि अगर अपने पास ये बॉल है, तो ये अपने पास बॉल आई और बॉल ने इसी तरफ फोर्स लगाया, तो बॉल ने भी इधर फोर्स लगाया, इस साइड फोर्स लगाया। देखो सारे फोर्स के अपोजिट है, इधर इधर एक्शन, इधर रिएक्शन, इधर एक्शन, उधर रिएक्शन, नीचे एक्शन, नीचे रिएक्शन, ऊपर एक्शन, इधर रिएक्शन, इधर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पेयर है यहाँ पे, एक्शन रिएक्शन का पेयर, जहाँ पे एक्शन होगा वहाँ पे ऑलवेज रिएक्शन होगा, इक्वल होगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये अपने को क्या बताता है, न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, न्यूटन के थर्ड लॉ के बाद हम स्टडी करते हैं कि एक टॉपिक आता है अपने पास, सेकंड लॉ ऑफ मोशन।
इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। मतलब कि हम मोशन, ये जो सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन है मोशन की, उससे हम फर्स्ट भी डेराइव कर सकते हैं, उससे हम सेकंड थर्ड भी डेराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो पहले हम किसको डेराइव करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। अपने पास क्या था सेकंड लॉ, वी नो F इक्वल टू mE, है ना। और क्या था कि जो अपने पास v इक्वल टू u प्लस ft, तो एक्सेलरेशन क्या अपने पास v माइनस u बाई t। तो इसको हमने कहाँ पुट किया, इन इक्वेशन 1 में। इसको अगर पुट किया इन इक्वेशन 1 तो अपने पास क्या है, F इक्वल टू m v माइनस u बाई, है ना। अपने पास क्या आ गया फाइनल। अच्छा, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो देन ए बॉडी इन रेस्ट इट विल रिमेन्स इन रेस्ट। कि अगर वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है तो सेम वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, मतलब कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, मतलब कि उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। यानी उसकी जो वेलोसिटी v है वो किसके बराबर है, वेलोसिटी u के बराबर है। फॉर एग्जांपल ये बॉल है अपने पास और ये मूव कर रही है, जो वेलोसिटी उसकी v है तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या मिलेगी v। अगर यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड से जा रही तो वो यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड से ही रहेगी। तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी किसकी इक्वल रहेगी, हमेशा इनिशियल वेलोसिटी की इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फोर्स क्या है, जीरो। ये बोला था, ये तो था न्यूटन का लॉ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो मोशन में ही रहेगी अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स जीरो कर देंगे, कब जीरो होगा, जब इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। अगर रेस्ट में है, रेस्ट में तो उसकी v भी जीरो रहेगी और u भी जीरो रहेगा, फिर से f क्या हो जाएगा, जीरो। इफ इन मोशन, ऑब्जेक्ट ए भी मोशन में, ऑब्जेक्ट क्या है, इफ इन रेस्ट, रेस्ट में होगी तो v इक्वल टू u इक्वल टू जीरो, तो f क्या होगा अपने पास दोबारा से जीरो हो गया। तो अपने पास क्या हो गया, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ डेराइव किया हमने किससे, इक्वेशन 1 की सेकंड लॉ से, ठीक है। अब हम सिमिलरली बात करते हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ ऑफ मोशन डेराइव करेंगे हम इससे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। सपोज करो कि अपने पास दो बॉल है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे ही उन्होंने कोलाइड किया, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, तो ए ने क्या किया, बी के ऊपर फोर्स लगाया, ए ने बी पे लगाया, बी ने क्या किया, किस पे फोर्स लगाया, ए पे फोर्स लगाया, ठीक है। तो हम देखते हैं फोर्स ऑन बी ड्यू टू, फोर्स ए ने किस पे लगाया, बी पे, तो मोमेंटम किसका चेंज होगा, बी का। बी पे लगाया ना फोर्स ए ने, तो मोमेंटम भी किसका चेंज होगा, बी का। और फोर्स ऑन बी ए, फोर्स किस पे लगा, बार ए पे लगा है, तो मोमेंटम किसका चेंज होगा, ये अपना क्या है, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक। न्यूटन का सेकंड लॉ ही तो है ये क्या है, ये सेकंड लॉ है। और ये भी क्या था, सेकंड लॉ था। अब टोटल एफ ए बी, एफ बी ए क्या हो अपने पास, डीपी बी dt प्लस dpa dt। हमने d बाई dt को क्या लिया, कॉमन, pa प्लस pb लिख सकते हैं, प्लस में क्या फर्क पड़ता है आगे पीछे करने में, है ना। इफ एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाए, जीरो, इफ एक्सटर्नल फोर्स जीरो मीन्स ये जीरो, तो अपने पास क्या बचेगा, d बाई
डी टी ऑफ पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 0, है ना। और डी बाई डी टी ऑफ पी ए प्लस डी बाई डी टी ऑफ पी बी इक्वल टू 0, यानी एफ ऑफ बी ए प्लस एफ ऑफ ए बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या बन गया यहाँ से, एफ ऑफ बी ए इक्वल टू माइनस एफ ऑफ ए बी, है ना। अगर हम यहाँ पे अगर हम वेक्टर क्वांटिटी है तो अगर हम ऊपर वेक्टर लगा सकते हैं, है ना। यहाँ पे हमने वेक्टर लगा रखा है, ठीक है, वेक्टर लगा सकते हैं भाई, अच्छा है, क्योंकि एक मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। तो अपने पास ये क्या आया, फाइनल ये आया, हो गया ना। मोमेंट न्यूटन के सेकंड लॉ से हमने किसको सोल्व किया, थर्ड लॉ को, यानी हेंस रूट थर्ड लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ। सेकंड लॉ हमने थर्ड लॉ किया, यहाँ पे सेकंड लॉ हमने फर्स्ट लॉ को डेराइव किया, इसलिए क्या बोलते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का जो थर्ड लॉ था वो अपना खत्म हो चुका है। उसके बाद अपना अगला टॉपिक है, नेक्स्ट है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। ये जैसे हमने बताया था, हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा था, उसके साथ किसने साथ दिया था उसका, इनर्शिया ने, है ना, उसको अकेला नहीं छोड़ा। उसके बाद हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा, तो उसके लिए हमें किसको पढ़ना पड़ा था, मोमेंटम को। और हमने पढ़ा कि न्यूटन के थर्ड लॉ तो बेचारा अकेला रह गया था, तो मोमेंटम बोला कि टेंशन मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। ठीक है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ेंगे, तो उसके साथ साथ हम किसको पढ़ेंगे, मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम हम पढ़ चुके हैं, P इक्वल टू mv, है ना, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी। तो इसके अंदर देखो, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। कंजर्वेशन मतलब कि कंजर्व मींस कांस्टेंट, मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट होता है। कब होता है, देखो स्टेटमेंट ही बोलता है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलते हैं, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, यानी ग्रेविटी या हमने कोई अप्लाइड फोर्स किया, उसको हम जीरो मानते हैं। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, उस पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। कैसे, एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अपने पास एक बॉल है और ये सेकंड बॉल है, ठीक है, ये बी, इसको बोला हमने ए, ये जा रहा है अपने, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ua, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है ub, दोनों मूव कर रहे हैं। और हमने माना कि जो ua है वो ग्रेटर देन है ub। अगर ua ग्रेटर देन ub होगी तो ये इससे टकराएगी एक टाइम के बाद, और दोनों ने क्या किया, टकरा गई। जैसे टकराया तो ये a है, ये b है, a ने b के ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स ऑन b ड्यू टू a, और फोर्स b ने भी a पे लगाया, तो फोर्स ऑन a ड्यू टू b। सही बात है। और टकराने के बाद ये फिर से चल पड़े। ये जो b था, ये a था, इसकी वेलोसिटी क्या मानी हमने, va, और जो ये b था इसकी वेलोसिटी क्या मानी हमने, vb। ठीक है, तो अगर हमने देखा कि क्या बोलते हैं, लो ये बोलते हैं कि ये जो पहले सिस्टम का पहले मोमेंटम क्या होगा, इस पूरे सिस्टम की मोमेंटम की बात करें, पूरा एक सिस्टम है अपने पास, है ना, इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा, इसका मोमेंटम क्या होगा, pa। अगर इसका मास m है, इसका भी मास क्या m है, इसका मास m ही है, ठीक है, मास इन दोनों को हमने क्या माना, सेम m। या तो क्या होगा फिर, चलो मास भी अलग अलग लेते हैं, m1 m2 m1 m2 m1 m2, तो pa का क्या हो जाएगा, m1 u1, ठीक है, m1 ua या ma, इसको मानते हैं ma बोलते हैं, चलिए, है ना, कंफ्यूजन ना हो, ma ua। इसका b का क्या हो जाएगा मोमेंटम, mb ub। भाई यहाँ तक समझ आया, तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा, टोटल मोमेंटम
पी ए प्लस पी बी, ये क्या हो गया एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। ठीक है, कोलिजन हुआ, इसके बाद जो उनके पास वेलोसिटी आई, यहाँ पे क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा, यहाँ पे हमने बोला पी ए का क्या मोमेंटम आया एम ए वी, पी बी का क्या आया एम बी वी बी, है ना। इस पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो टोटल मोमेंटम पी क्या हो गया पी ए प्लस पी बी, यानी एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, ये क्या हो गया टोटल मोमेंटम। यानी तो इसने क्या बोला कि जो मोमेंटम बिफोर कोलिजन है पहले था, वही मोमेंटम हमें क्या मिलेगा बाद में भी मिलेगा, यानी आफ्टर सॉरी बिफोर, और यहाँ पे क्या है आफ्टर। तो मोमेंटम बिफोर इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर। ठीक है, ये क्या है अपने पास, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलता है। ठीक है, ये क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसकी एप्लीकेशन देखेंगे तब पता चलेगा कि ये कैसे होते हैं। पता चल गया कि मोमेंटम बिफोर जो मिलेगा वही मोमेंटम क्या मिलेगा अपने को आफ्टर मिलेगा, अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, या फिर कहीं से बाहर से कोई फोर्स अप्लाई हुआ नहीं हुआ, ये फोर्स भी कहीं का खुद का इंटरनल फोर्स है, इसने इस पे लगाया, इसने इस पे लगाया, हमने कोई बाहर से छेड़खानी नहीं की। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए अपने पास अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की बात आती है, इसकी एप्लीकेशन बोले इसको एग्जांपल बोले, एक ही बात है। ठीक है, कहीं पे आपको एप्लीकेशन लिखी हुई मिलेगी कि एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन आवर डेली लाइफ, या फिर एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन आवर डेली। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल आता है रिकॉइल ऑफ गन। सेम हमने क्या बताया था, अपने पास एक गन है और गन से जैसे ही हमने फायर करते हैं तो यहाँ से बुलेट निकलती है। ठीक है, बुलेट का मास हमने बोला स्मॉल एम, उसकी वेलोसिटी को हमने बोला स्मॉल v। ठीक है, और जो गन है, गन का मास है कैपिटल M और इसकी वेलोसिटी क्या है कैपिटल V। ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना, ये कैपिटल V है। ठीक है, इसको हम ऊपर वेक्टर लगाना चाहें तो। अब हम बात कर रहे हैं पहले कि बिफोर फायरिंग। ठीक है, तो क्या हमने लिया कि एग्जांपल लिया कि हमने गन किया इसको, तो बिफोर फायरिंग पी ऑफ गन, हमने ए बोला गन को और बी बोला हमने बुलेट को। तो बिफोर फायरिंग पी ए क्या होगा, गन रेस्ट में, गन रेस्ट में तो एम वी होता है ना, कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाय कैपिटल वी, ये तो होता है मोमेंटम। वी क्या वी जीरो है, बिफोर फायरिंग क्या है जीरो, और बुलेट अभी भी क्या है, वो भी क्या है रेस्ट में, तो एम वी बिफोर फायरिंग। क्यों, क्योंकि बिफोर फायरिंग बोथ आर इन रेस्ट, रेस्ट मींस वेलोसिटी क्या दोनों की जीरो है। टोटल मोमेंटम क्या हुआ सिस्टम का, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग क्या हुआ, इसको मैंने बोला P, ठीक है कैपिटल P लिख दिया मैंने इसको, और वो क्या हो गया पी ए प्लस पी बी, और P क्या हो गया अपने पास जीरो। ठीक है, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग क्या होगा अपने पास जीरो, क्योंकि अभी भी गन भी रेस्ट में और बुलेट भी रेस्ट में। ठीक है, अब हमने क्या किया फायरिंग की। आफ्टर फायरिंग, फायरिंग होने के बाद क्या होगा, ये मूव करेगी इधर, है ना, इसका वेलोसिटी किधर होगी इधर, इसकी कुछ वेलोसिटी आएगी। तो हमने बोला कि पी ए क्या हो गया अपने पास आफ्टर फायरिंग, पी ए क्या हो गया
एम वी। पी बी क्या हुआ अपने पास, स्मॉल एम स्मॉल वी। ठीक है, और टोटल मोमेंटम क्या हो गया आफ्टर फायरिंग, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग क्या हुआ, पी डैश बोल दिया मैंने इसको। ठीक है, क्या हो गया, पी ए प्लस पी बी। तो पी डैश क्या हो गया अपने पास, एम वी प्लस एम वी। ये समझ में आया। और हमें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, यानी P इज इक्वल टू P डैश। ये तो बोलता है मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। मोमेंटम बिफोर और आफ्टर क्या रहेगा, ऑलवेज सेम, मतलब कि बिफोर और आफ्टर। बिफोर क्या अपने पास 0, आफ्टर क्या अपने पास एम वी प्लस एम वी। ये इधर हो गया तो अपने पास क्या बना, एम वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम वी। ठीक है, और हमें क्या निकालना है कि रिकॉइलिंग ऑफ गन, यानी वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से जो गन है वो पीछे की तरफ गई। हमें क्या निकालना है, कैपिटल वी। तो कैपिटल वी क्या होगा अपने पास, माइनस एम वी अपॉन में कैपिटल एम। ठीक है, समझ आया। ये अपने पास क्या आ गई, वेलोसिटी ऑफ रिकॉइलिंग ऑफ गन। क्या है ये अपने पास, वेलोसिटी ऑफ रिकॉइलिंग ऑफ गन, कि गन है वो पीछे की तरफ किस वेलोसिटी से मूव करेगी, उसका फॉर्मूला आ गया। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो माइनस का क्या मतलब हुआ कि इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ v। ये v क्या है, बुलेट की डायरेक्शन है, इधर है, तो जो कैपिटल v किधर होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, और हमें पता भी है। तो ये क्या है कि कैपिटल v आ गया अपने पास यहाँ से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या पता चला अपने को, अगर ये मास जाता होगा, मास ऑफ गन, बुलेट की बात नहीं कर रहा मैं, मास ऑफ गन अगर जाता होगा तो रिकॉइलिंग क्या होगी, कम होगी ज्यादा होगी, बैकवर्ड वेलोसिटी कम होगी ज्यादा होगी गन की। अगर ये मास ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा तो कैपिटल वी क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि किसी को अगर हम डिवाइड करते हैं लार्ज क्वांटिटी से तो कोई क्वांटिटी क्या जाती है, स्मॉल हो जाती है ना भाई। एक तो हम डिवाइड कर रहे हैं कि एक को 10 से, और एक बार हमने डिवाइड किया एक को 100 से, तो छोटा कौन हुआ, ये वाला। जितना नीचे बड़ा रहेगा, लार्ज रहेगा, उतनी क्वांटिटी क्या होगी, स्मॉल होगी। तो उसी तरह अगर हम मास बढ़ा देंगे तो रिकॉइलिंग क्या होगी, कम होगी। हमने देखा होगा मूवीज के अंदर छोटी जो पिस्टल होती है वो पीछे की तरफ होता है, ऐसे हाथ करते हो ना, क्योंकि रिकॉइलिंग ऑफ गन हो रहा है। ठीक है, और हमने देखा होगा मूवीज के अंदर ही कि गन होती है उसको हम शोल्डर से रखते हैं, ऐसे लगा के, है ना, शोल्डर से रखते हैं उसको। कैसे, किस टाइप की होती है गन, इस टाइप की, जैसे अपने पास गन है ना। तो इसको कहाँ रखते हैं हम, अपने शोल्डर पे रखते हैं। शोल्डर पे रखने से क्या होगा कि अपनी बॉडी का मास और गन का मास क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, कैपिटल एम। और वो कैपिटल एम क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब वो कैपिटल एम भी क्या हो गया, उस गन का मास और अपनी बॉडी का मास। और जितना ज्यादा मास एम होगा उतनी कम क्या होगी, रिकॉइल वेलोसिटी। जितना ज्यादा मास हो गया उतनी बैकवर्ड वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, और हमें ज्यादा झटके नहीं लगेंगे। ये क्या होता है अपने पास, वेलोसिटी ऑफ रिकॉइलिंग ऑफ गन। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन क्या आता है कि हम उसको शोल्डर पे यूज क्यों करते हैं, क्योंकि शोल्डर पे यूज करने से जो वो पूरा एक मास हो जाता है गन का, वो एम हमारी इंक्लूड, हमारी बॉडी को भी इंक्लूड कर लेता है। तो कैपिटल एम क्या हो गया, मास ऑफ गन प्लस मास ऑफ आवर बॉडी, वो बहुत ज्यादा हो गया। अगर मास बहुत ज्यादा हो जाता है कि रिकॉइलिंग वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, हमें पीछे की तरफ झटका, बैकवर्ड में कोई झटका फील नहीं होगा, लगेगी नहीं हमें। इसलिए क्या हो गया अपने पास एग्जाम्पल रिकॉइलिंग ऑफ गन। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, when a man jump out from boat to shore, मतलब किनारे पे। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं,
कि अपने पास ये, ठीक है, शोर है, किनारा है, यहाँ पे अपने पास क्या है, बोर्ड है। पर्सन ने क्या किया, जैसे हम यहाँ पे आए, हम यहाँ से ऐसे जंप किया, तो हमने जंप किया तो हम देखेंगे कि जो बोट है वो इस साइड चलने लगेगी, है ना, वो अपने आप उधर जाएगी, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जितना अपना मोमेंटम इधर होगा उतना इधर किधर जाएगा मोमेंटम, इस साइड जाएगा। तीसरा एक्शन ऑफ रॉकेट, हमने आपको बताया था न्यूटन लॉ में, एक्शन ऑफ रॉकेट सेम, नीचे से फायर, नीचे से फोर्स लग रहा है, मतलब एक मोमेंटम है, नीचे मोमेंटम दिया m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, ये जो जितना मोमेंटम हमने नीचे अप्लाई किया उतना ही मोमेंटम क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो ये क्या एक्शन ऑफ, ठीक है। ये अपने पास किसके एग्जांपल हो गए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं इसको वैसे, और वैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप इस क्लासेस में पढ़ेंगे कि लीनियर के अलावा भी एक और मोमेंटम होता है। उसके बाद अपने आप पास आता है एक अलग टॉपिक है जिसका नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, देखो, फ्रिक्शन एंड opposing force between two bodies comes to play when one body moves or try to moves on another body, यानी एक opposing force है। फॉर एग्जाम्पल ये अपने पास एक बॉडी है नीचे, ये फ्लोर है अपने पास, स्मूथ फ्लोर, इसके ऊपर क्या है कि एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक, जिसका मास m है। तो अगर हमने इस पे इधर फोर्स अप्लाई किया F, तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, अगर हमने इधर एक्शन किया तो इधर भी एक रिएक्शन होगा, तो जो रिएक्शन होगा किसकी फॉर्म में होगा, एक ऑपोजिंग फोर्स लगेगा इधर, उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रिक्शन। इसको स्मॉल एफ लिखेंगे हम बाहर, स्मॉल एफ लिखेंगे, इसको कैपिटल एफ लिखेंगे, ये क्या हो गया, अपने पास फ्रिक्शन लगेगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इसका एग्जाम, इसका एक नोट क्या है कि इट एक्ट ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, किसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है, कि ये जो फ्रिक्शन है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। ये क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद इसके कोज क्या है, क्यों लगते हैं, ऐसा बोला जाता है कि अपने पास मान लीजिए एक सरफेस है, अभी पूरी तरह से वो थोड़ी ना है, यहाँ पे नैनो स्केल पे हम देखते हैं छोटे छोटे ऐसे होल होते हैं, इरेगुलरिटीज बोलते हैं इसको, इरेगुलरिटीज ड्यू टू, हम पहला बोलते हैं कि ड्यू टू irregularities interlocking between two surface, ठीक है, कि इंटरलॉकिंग की, देखो यहाँ पे एक सरफेस है उसमें छोटे छोटे होल है, इसके ऊपर दूसरा एक बॉक्स है, वो भी ऐसे होगा, है ना, वो भी स्मूथ नहीं होगा ना, वो भी देखने में कैसा होगा, ऐसा। तो ये जो है डम्ब, ये क्या हो जाते हैं, उसके होल के अंदर फंस जाते हैं, ऐसे फिट हो जाते हैं आपस में, तो उसकी वजह से क्या होता है, इंटरलॉक हो जाते हैं, कैसे, फॉर एग्जांपल ऐसे, ठीक है, जैसे देखा ना, ये इंटरलॉक हो गए ना ऐसे, तो ये इधर मूव नहीं हो पा रहे, तो ये क्या देते हैं, इसको बोलते हैं इरेगुलरिटीज इंटरलॉकिंग, ये इसका पहला कोज है। दूसरा कोज क्या होता है, एडहेसिव फोर्सेस, हमें पता है हर किसी भी दो चीज के बीच में फोर्स लगता है, फॉर एग्जांपल अपने पाम्स के बीच में एडहेसिव फोर्स है, अब जैसे मैंने इसको रब किया तो एक फोर्स इधर भी लग रहा है, इधर में लेके जा रहा हूं तो एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, वो क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, और वो फ्रिक्शन है, उसकी वजह से किसकी वजह से हुआ है, दूसरा कोज क्या होगा इसका, कोज दूसरा कोज इसका ड्यू टू एडहेसिव फोर्स बिटवीन टू सरफेस, दो सरफेस के बीच में एक एडहेसिव फोर्स होता है, वो जो उसको चिपकाए रखता है, उसकी वजह से भी क्या
फ्रिक्शन लगता है अपने को। अब हम पता है फ्रिक्शन है हमारे लिए अच्छी बात नहीं है कि हमने भाई फोर्स लगाया और अपोजिंग फोर्स ने क्या किया, मेरे अप्लाइड फोर्स को कम कर दिया। तो इसके लिए मेथड है रिड्यूस करने के, इसका जो पहला मेथड होता है क्या होता है, रिड्यूसिंग बाय पॉलिशिंग। हम उस सरफेस को क्या कर दें, पॉलिश कर दें। ठीक है, हमने देखा होगा कि फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर अगर ऑयल होगा तो ज़्यादा स्लिप होते हैं ना, हम जल्दी से गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन क्या हो जाता है, उससे कम हो जाता है, चिकना हो जाता है, यानी फ्रिक्शन क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, बाय पॉलिशिंग। नंबर 2 बाय लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या होता है, लुब्रिकेशन मतलब लुब्रिकेंट को यूज करना। लुब्रिकेंट क्या होता है, एक चिकना, ठीक है, एक ग्रीस वगैरह जिनको मशीन के अंदर यूज करते हैं, ग्रीस या हम ऑयल बोल देते हैं, मशीन के अंदर गिरते हैं, वो क्या होता है, लुब्रिकेशन होते हैं। बड़ी बड़ी जब मशीनें काम करती है तो बार बार काम करते करते क्या वो भारीपन हो जाता है उनके अंदर, है ना, भारीपन की वजह से वो टाइट चलती है। तो उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, लुब्रिकेंट यूज करते हैं, ग्रीस भी यूज करते हैं ना, कई जगह पे हम ग्रीस को यूज करते हैं, साइड में शटर डाउन करते हैं, शटर्स के अंदर भी, गेट के अंदर भी हम लुब्रिकेंट को यूज करते हैं, ग्रीस को। साइकिल के अंदर भी हम ग्रीस को यूज करते हैं, क्योंकि ताकि फ्रिक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए और साइकिल के हल्की चलने लगे। साइकिल की चैन, बाइक की चैन में हम तेल डालते हैं, लुब्रिकेंट होता है वो, ग्रीस यूज करते हैं, वो भी करते हैं लुब्रिकेंट, ताकि वो फ्रिक्शन कम हो। फ्रिक्शन कम होगा तो भारीपन कम हो जाएगा और जो हम अप्लाइड फोर्स कर रहे हैं वो वही लगेगा, कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। नंबर 3 बाय स्प्लिंकिंग पाउडर। अच्छा, कैरम बोर्ड किस किस ने खेले, सबने खेला होगा शायद। तो हम कैरम बोर्ड में क्या करते हैं, पाउडर को छिड़कते हैं। क्यों छिड़कते हैं, जैसे पाउडर हमने छिड़का वो किसका काम कर रहा है, लुब्रिकेंट का, और वो आसानी से हम खेलते हैं तो वो इजीली उसके ऊपर मूव करने लग जाते हैं, क्योंकि उसका फ्रिक्शन क्या करता है, कम हो जाता है। ठीक है, और नंबर 4 बाय यूजिंग बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग्स क्या होती है, हमने देखा है साइकिल के अंदर फॉर एग्जांपल ये एक्सल होता है, एक्सल के ऊपर ये टायर होता है ना ऐसे, तो इनके बीच में छोटी छोटी बॉल होती है ना, छोटी छोटी बॉल होती है ना, लोहे की बॉल होती है जो, वो क्या काम करती है, उनको बोलते हैं बॉल बियरिंग। उनसे क्या होता है, अपना फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। आपस में बार बार ये सरफेस इसके साथ लगता नहीं है, बॉल के साथ वो घूमता रहता है और इजीली रोटेट करता है, तो ये क्या होगा, इसके रिड्यूस फ्रिक्शन। हमने आज न्यूटन का थर्ड लॉ के बारे में पढ़ा, मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और थर्ड लॉ के न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड करेंगे। तो अब आज तक जो हमने थ्योरी की है इसको थोड़ा अच्छे से रीड कर लेना, और न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद अगर वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है, और यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल द फिजिक्स वे।